जय हिंद प्यारे बच्चे लोग। आज आप सभी क्रैश कोर्स का फर्स्ट अध्याय फर्स्ट अध्याय का क पढ़ाने वाले हैं ज्योग्राफी में। ठीक ना, फर्स्ट अध्याय खत्म हो गया है ज्योग्राफी में, और इसका फर्स्ट अध्याय के क हम सभी पढ़ाने वाले हैं। ठीक ना, और आप सभी खुद पढ़ने वाले हैं। क्या चीज? चैप्टर 1 के क, और पार्ट 1 है इसका फर्स्ट, और उसका 2 क्लास लिए हैं फर्स्ट अध्याय के ज्योग्राफी का फर्स्ट अध्याय को समझते हैं, जिसका 1 के क पढ़ाने वाले हैं। ठीक ना, और ये भी देखिए ज्योग्राफी में प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन ज्योग्राफी के फर्स्ट अध्याय के क है। ठीक, और इसी तरह क्योंकि ज्योग्राफी में फर्स्ट अध्याय क और दूसरा फर्स्ट अध्याय ख इस तरह से रहता है, क ख ग ख करके रहता है। ठीक ना, इसीलिए आप सबको क्या करना है? रेगुलर क्लास करना है और रेगुलर क्लास में बने रहना है। ठीक ना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है जो मेरे चैनल पर पहली बार आए। और आप सभी क्रैश कोर्स अभी तक में जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो क्रैश कोर्स में जुड़ जाना है, क्योंकि आप सभी को बहुत कम फी में बहुत बड़ा चीज मिलने वाला है, धमाका। ठीक, इसलिए आप सभी को क्रैश कोर्स में जुड़ना मत भूलिए। क्रैश में बनने रहते हैं आप सभी, तो आप सभी को बहुत फायदा मिलने वाला है, मात्र बिल्कुल फ्री मान जाते आप सभी देने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए आप सभी को रेगुलर जुड़े रहना है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, इसलिए आपसे जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है, जो अपने दोस्त को नहीं जोड़े हैं, अपने दोस्त सभी को क्या करना है? जोड़ लेना है। ठीक ना, सभी को क्या करना है? जोड़ लेना है। चलो देखते हैं कि फर्स्ट का क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन फर्स्ट अध्याय का नाम है, और ये भी जानते हैं कि हम भूमि प्राकृतिक संसाधन क्या है। भूमि पर जो प्राकृतिक संसाधन से क्या है, किसे कहते हैं? कहते हैं कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य, खनन, वन्य और जीवन, परिवहन, संचार, ये सभी क्या होता है? भूमि प्राकृतिक संसाधन है। ठीक ना, चलिए जानते हैं कि भूमि प्राकृतिक संसाधन क्या है। जान गए तो देखिए, जैसे मतलब आर्थिक क्रियाएं भूमि पर संपन्न होने के कारण यह मौलिक संसाधन। मौलिक संसाधन बोलने का मतलब है कि देखो, जो अपना निजी संसाधन था, बिना इसके बिना हम काम नहीं कर सकते, वो मौलिक कर्तव्य हो जाता है। ठीक है, इसलिए मौलिक ये जरूरी है हमको। ये भूमि प्राकृतिक संसाधन हमको बहुत जीवन जीने के लिए जरूरी है, यदि इसके बिना हम पृथ्वी पर जी ही नहीं सकते। ठीक ना, यदि बोल देंगे कि हमको भूमि प्राकृतिक संसाधन नहीं रहेगा तो हम जिंदगी जिएंगे कहाँ पर? आसमान में नहीं जिएंगे। इसीलिए जीने के लिए क्या मौलिक करते हैं, मौलिक मतलब बहुत बहुत जरूरी है ये संसाधन। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना, आप सबके ये थ्योरी क्लास, उसके बाद सभी का ऑब्जेक्टिव भी होगा, और आप सबको क्या क्वेश्चन बैंक भी चैप्टर वाइज मिलते जाएगा। ठीक है, इसलिए आप सबको क्वेश्चन इग्नोर मत करिएगा। जो क्वेश्चन लिखा हुआ, जो पूछा हुआ क्वेश्चन, इनको बार बार देखिए, क्योंकि देखो दीर्घोत्तरीय प्रश्न जितना भी पूछता है तो सभी टोटल के टोटल लगभग क्या रहता है? क्वेश्चन बैंक रहता है। क्योंकि 80 से 90% आप सभी का 70 से 80% कन्फर्म है कि आप सभी का क्वेश्चन बैंक रहता है, इसलिए क्वेश्चन बैंक कवर करना जरूरी है। और साथ साथ आप सभी को क्या है? क्वेश्चन बैंक इसमें सॉल्व करवाते हैं। ठीक, चलिए भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप क्या है? देखो मैदान भाव, देखो भारत में जो भूमि का भौतिक स्वरूप है ना, भौतिक स्वरूप मैदान का भाग है, कुछ मैदान का 40% भाग है। देखो पर्वत जो है ना, पर्वत का कितना परसेंट है? 30%, और पठार क्या है? 27%। इस तरह से मिलाकर टोटल लगभग कितना हो जाता है? 100% होता है। ठीक ना, क्योंकि देखो पृथ्वी पर पूरा भाग समतल भी नहीं, पूरा भाग मैदान भी नहीं, पूरा भाग पठार भी नहीं, पूरा भाग कोई भी चीज 100% है। इसी प्रकार हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर कितना कितना कौन सा चीज पर आता है। ठीक ना, ये जानकारी लेना है। देखो मात्र हमारे सभी को प्लेन भाग यानी कि मैदानी भाग जो बोलता है 40% है। वहां की बात क्या है? 30% पर्वत भाग में। ठीक ना, 70% का, और पठार भाग कितना है? 27%। ठीक ना, 57 लगभग 3 भाग कुछ ऊंचा गहरा डाउन खड्डा इस तरह से रहता है। ठीक ना, आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि कुछ पोखर में कुछ ऐसे है। ठीक है, इसलिए 3% अदर भाग रहता है, लेकिन 97% आप सभी को क्या पता है क्या? कि इस तरह से आप सभी का पृथ्वी का संरचना है। ठीक ना, क्योंकि 100% मान लेते हैं पृथ्वी पर तो है, हम जानते हैं पृथ्वी पर हम सब निवास करते हैं, हर चीज पृथ्वी पर। पृथ्वी को ये चीज तो जानकारी होना जरूरी है कि मैदानी क्षेत्र कितना भाग है पूरा पृथ्वी में, पर्वत क्षेत्र कितना भाग है, पठार क्षेत्र कितना भाग है। ठीक, ये सही बिल्कुल आप सभी जान गए। देखते हैं फिर देखिए नेक्स्ट में क्या कहता है। मैदान कृषि एवं उद्योग के लिए उपयोगी है। क्या क्या देखो, पर्वत पर 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूलित परिस्थितियां मुहैया करती है। ठीक है, क्या करता है? मुहैया करता है। पठार में खनिज, पठार में क्या क्या मिलता है? पठार में खनिज भी मिलता है, जीवाश्म ईंधन मिलता है, वन एवं संपदा के कोष संचित रहता है। संचित में क्या? एक जमा भाग रहता है। ठीक ना,
और ये चीज देखिए, ये चीज तो जान के पठार में खनिज और जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा के कोष संचित रहते हैं, यानी कि जमा रहता है। हाँ, इसमें देखो क्या बोले थे, इसमें जो बताया मैदानी कृषि, मैदान भाग में मैदान भाग में क्या क्या चीज फसल उगा सकते हैं, क्या क्या धंधा कर सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं। मैदान भाग में कृषि एवं उद्योग के लिए उपयोगी होता है। जब कृषि करना है, जब तक उसका समतल भूमि नहीं रहेगा तब तक सही से कृषि नहीं आता है। ठीक, उद्योग करना, कोई चीज का धंधा करना है, जब तक उसका समतल भूमि नहीं रहता तब तक हम सब क्या करते हैं, उद्योग धंधा नहीं कर सकते। ठीक ना। और देखो पर्वत में क्या आता है, 12 माह से नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। तो 12 माह से हमको यदि पानी चाहिए, नदी के चाहिए, तो क्या था, पर्वत से निकलते रहता है झरझर करके। ठीक ना। करते हुए पर्यटन घूमने के लिए क्या है, पर्यटन स्थल जरूरी है, पर्वत घूमने के लिए बड़ा स्वभाव से प्रसिद्ध रहता है। ठीक है, इसलिए पर्यटन विकास के लिए क्या था, अनुकूलित परिस्थितियां मुहैया करने घूमने के लिए जरूरी भी, ये भी चीज होता है। ठीक। और पठार में जाने के, पठार में क्या क्या चीज रहता है, खनिज रहता है, जीवाश्म ईंधन रहता है, वन रहता है। ठीक ना। और संपदा के कोष संचित रहते हैं कि जमा रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आप सभी बिल्कुल अपने दोस्त को शेयर करते रहिए। कहता है फर्स्ट में जानते हैं कि पृथ्वी पर क्या है, मृदा क्या है। पृथ्वी आप सभी जो देखते हैं, मिट्टी जिसको बोलते हैं, उसको मिट्टी को दूसरा नाम क्या होता है, मृदा होता है। मृदा किसे कहते हैं, असंगठित पदार्थों से निर्मित, असंगठित एक निश्चित नहीं कि ये चीज से ही संगठित से बना है, इसलिए बनता है असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत। पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं, मृदा कहता है। ये तो हम सभी मिट्टी बोलते हैं। ठीक, मृदा कहलाते हैं। और जानते हैं कि मृदा परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। मृदा क्या है, परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। मृदा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, मृदा क्या, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ये देखो, मृदा को खपत कर जाने पर फिर से प्राप्त हो जाता है, इसलिए क्या है, मृदा नवीकरणीय एक प्राकृतिक स्रोत है, मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक के द्वारा, यानी कि भगवान यानी प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है। ठीक ना। और नेक्स्ट देखिए, चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। अब बोले कि मृदा बनते हैं कैसे हैं, कहां से आते हैं, हम सभी जानते हैं कि चट्टान से पहाड़ सब पर जो टूटता फूटता है, देखिए चट्टानों के फूटने से। ठीक ना। तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रिया, चाहे भौतिक के द्वारा टूटे या रासायनिक के द्वारा टूटे, ठीक ना, या जैविक परिवर्तन से टूटे, उसी मृदा का निर्माण, उसी क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। आप बिल्कुल जान गए कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मृदा का निर्माण के कारण क्या है, मृदा निर्माण के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे मृदा का निर्माण होता है, कैसे कैसे बनता है, क्या क्या कारण है उसको निर्माण करने में। कहता फर्स्ट नंबर में है कि उच्चावचन या धराकृति। ठीक है, धराकृति में धरातल में जो धरती पर होता है। मूल शैल या तो चट्टान के भी टूटने फूटने से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। जलवायु से भी पूरा मन के पूरा जल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो पूरा रेत की बाढ़ की मात्रा में, उसमें भी क्या होता है, रगड़ाता है, मिट्टी की जितना मतलब छोटा कंकड़ सब साइड होता है, बड़ा कंकड़ सा, और क्या छोटा एक मिट्टी जमा हो जाता है। इसलिए क्या, जलवायु से भी मृदा का निर्माण होता है, वनस्पति से भी मृदा का निर्माण होता है, जैव पदार्थ से भी मृदा का निर्माण होता है, और खनिज का भी जो छोटा सा कण होता है, वो साइड होकर और एक जगह मिट्टी जमा हो जाता है, इससे भी क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। ये आप सभी बिल्कुल जान गए कि 6 प्रकार के लगभग में क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम सभी। फिर कहता है कि मृदा 6 प्रकार के होते हैं। मृदा कितने प्रकार के होते हैं, मृदा भी 6 प्रकार। दिए क्वेश्चन पूछता है कि मृदा कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी बिल्कुल जान गए कि मृदा 6 प्रकार के होते हैं। जानते हैं फर्स्ट में क्या आता है, जलोढ़ मृदा। ठीक ना। और काली मृदा, जलोढ़ मृदा या तो मिट्टी बोल सकते हैं, और काली मृदा, और तीसरा नंबर लाल एवं पीली मृदा। ठीक ना, लाल और पीली मृदा, और चौथा नंबर लेटेराइट मृदा, और पांचवा नंबर मरुस्थलीय मृदा, और 6 नंबर पर्वतीय मृदा। आप बिल्कुल जान गए कि क्या क्या मृदा का होता है। ठीक ना, जलोढ़ और काली और लाल एवं पीली मिट्टी, ठीक ना, लेटेराइट मिट्टी या मृदा, और मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। ठीक, आप सबको बिल्कुल अलग अलग तरीका से बताने वाले एक नए अंदाज में सभी को कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी किसे कहते हैं। ठीक ना, इस सभी का अलग अलग तरीका से चलिए जानते हैं। ठीक ना। तो आप फर्स्ट में जानते हैं कि देखो, ये नंबरिंग का, ये जरूरी नहीं कि नंबरिंग एक ही नंबर 2 नंबर किसी का नंबरिंग हो जाता है। ठीक ना, इसलिए नंबरिंग पर ये भरोसा नहीं रखना। कहता है कि जरूर मृदा किसे कहते हैं, कहता है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जरूर मृदा कहते हैं। ठीक ना, जरूर मृदा किसे कहते हैं, नदियों के द्वारा जो बहाकर जो मिट्टी लाया जाता है उसे कौन सा मृदा कहते हैं, जरूर मृदा कहते हैं। ठीक। अब जान देखिए, जरूर मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृतिका के विभिन्न अनुपात से होता है। क्या क्या चीज होता है, जलोढ़ मृदा का गठन बालू से होता है, सिल्ट से होता है, या मृतिका के विभिन्न अनुपात से होता है। ठीक नहीं, क्योंकि निश्चित अनुपात में नहीं कि इतने अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है कि इसका कितना रेशियो होगा।
फिर नेक्स्ट देखिए जानते हैं, कहते हैं जलोढ़ मिट्टी का रंग धुंधला से लेकर लालिमा के भूरे रंग का होता है। आप सभी को बिल्कुल ये जान गए कि लाल जलोढ़ मिट्टी का जो रंग होता है हल्का रंग का धुंधला होता है, और लालिमा रंग का होता है, ठीक है, और क्या होता है भूरे रंग का होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जलोढ़ मृदा? जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं। कहते हैं एक बांगर मृदा होता है, खादर मृदा होता है। बांगर मृदा किसे कहते हैं इसके जानते हैं। कहते हैं पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहा जाता है, ठीक ना। पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? बांगर जलोढ़ मृदा कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मृदा में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। पुराना जो जलोढ़ मृदा होता है ना, उसमें कंकड़ की मात्रा ज्यादा और बजरी की मात्रा से ज्यादा, छोटा छोटा कंकड़ के रूप में ज्यादा दिखाई पड़ता है, ठीक ना। अब जानते हैं खादर जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन मतलब न्यूनतम नया के रूप में, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है, ठीक है। खादर मृदा कहा जाता है, सभी जगह मृदा होगा, खादर मृदा कहा जाता है। खादर में बालू एवं मृतिका का विभिन्न मिश्रण होता है। खादर मिट्टी जो होता है ना, ये खादर मृदा होता है, इसमें बालू और क्या होता है मृतिका का ज्यादा मिश्रण मिला रहता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट जानने वाले हैं, कहता है जलोढ़ मृदा में पोटास, कहता है कि देखो जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। देखो जिसमें ज्यादा चूना मिलता है, फास्फोरस मिलता है, पोटास मिलता है, ये सभी क्या होता है क्षारीय द्रव की मिट्टी होता है, ठीक ना। इसमें उपज की मात्रा क्या होता है ज्यादा होता है। इसमें कहता है कि जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की क्या होता है कमी होता है। जलोढ़ मृदा में क्या चीज का कमी होता है? नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी होता है। कहता है कि देखो जलोढ़ मृदा गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए उपयुक्त माने थे। सबसे अच्छा फसल जो माना जाता है किसका किसका? गन्ना और चावल, गेहूं, मक्का का या दलहन का सबसे अच्छा जलोढ़ मृदा होता है। सबसे अच्छा कौन सा मृदा होता है? जलोढ़ मृदा होता है, ठीक ना। फिर जानता है कि भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर ही जलोढ़ मृदा होता है। आप सभी को बिल्कुल जानते होंगे कि कितना प्रतिशत भारत में जलोढ़ मृदा है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, ठीक ना। कहता है उत्तर भारत का मैदानी जलोढ़ निर्मित है। उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें ज्यादा मात्रा में कौन सा मिट्टी मिलता है? जलोढ़ मृदा मिलता है, ठीक। कहता है जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी है प्राणियों में, जैसे सिंधु हुआ, गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, द्वारा लाए जगह जलोढ़ मृदा का निर्माण करता है। देखो ये समय यदि बाढ़ का निर्माण करता है, जैसे सिंधु हुआ, गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, इस मिट्टी के जितना लगभग क्षेत्र होता है, मतलब आसपास का जो क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र कौन से मिट्टी से प्रभावित रहता है? जलोढ़ मृदा से प्रभावित है। कौन से मिट्टी से? जलोढ़ मृदा से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं कि राजस्थान एवं गुजरात में भी संकरी पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार होता है। संकरी पट्टी के रूप में, कुछ कुछ पट्टी के रूप में, जिस तरह से जहां पर ज्यादा पानी का बहाव होता है वहां पर भी कौन सा मृदा का निर्माण होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। कहां पर? राजस्थान एवं गुजरात में भी, ठीक ना। चलिए देखिए नेक्स्ट, कहता है पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी एवं कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का निर्माण जलोढ़ से ही जुड़ा रहता है। डेल्टा का निर्माण किससे जुड़ा रहता है? जलोढ़ मृदा से, ठीक ना। चलो जानते हैं नेक्स्ट है 8 में देखिए नंबरिंग से मतलब न रखिए, क्योंकि 1 2 3 करके वहां पर आप सबको बताए थे जलोढ़ और काली मृदा, ठीक ना। चलिए आप जानते हैं काली मिट्टी का विवरण सभी एक एक करके। काली मिट्टी क्या है, किसे कहते हैं, ठीक ना। कहता है काली मिट्टी का रंग काला एल्यूमिनियम एवं लो यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, ठीक ना। काला एल्यूमिनियम या लो यौगिक, लो मतलब लोहा का मात्रा इसमें अधिक होता है, ठीक ना। उपस्थिति के कारण किसका रंग कैसा होता है? काला होता है, ठीक है। देखिए काली मिट्टी के कपास की खेती के लिए उपयुक्त बनाता है। काली मिट्टी में कौन सा फसल ज्यादा उपयुक्त मात्रा में होता है? कपास की, ठीक ना, उपयुक्त माने जाते हैं, तो इसलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली कपास मृदा के नाम से कौन सी मिट्टी को जानते हैं? काली मृदा को, ठीक। चलिए जानते हैं भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर काली मिट्टी फैली हुई है। भारत में 6.4 हेक्टेयर भूमि पर कौन सी मिट्टी फैली हुई है? काली मिट्टी, ठीक ना। कहता है कि काली मृदा को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, काली मृदा को कौन सा मृदा के नाम से भी जानते हैं? रेगुर काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। कौन सा? रेगुर काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से। काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना का अधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक ना। और देखिए काली मृदा में फास्फोरस की भी कमी होती है। काली मृदा में कौन सा कमी होता है? फास्फोरस की कमी होता है, ठीक है। काली मृदा या काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। विस्तृत मतलब क्या, ज्यादा मात्रा में होता है। कौन कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र, काली मिट्टी महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु राज्य में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है काली मिट्टी। ठीक, चलिए जानते हैं। काली मिट्टी कपास, गन्ना, प्याज, गेहूं, फलों की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। ये काली मिट्टी जो होता है कौन कौन से खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, अच्छा माना जाता है? आपसे बिल्कुल जानते हैं, कपास के लिए भी होता है, गन्ना के लिए होता है, प्याज के लिए होता है, गेहूं होता है, और फलों की भी खेती के लिए अनुकूल माना जाता है। सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है काली मिट्टी का। ठीक ना, इसलिए ये सभी को आप सभी को बिल्कुल एकदम बेसिक से एक एक चीज इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक ना, अब जानते हैं कि लाल मिट्टी किसे कहता है, लाल मिट्टी क्या होता है, लाल मिट्टी में कौन कौन सा राज उगाया जाता है, लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक ना, चलिए जानते हैं। लाल एवं पीली मृदा मिट्टी की लोहांश उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। देखो, लोहांश की मात्रा जब ज्यादा होगा ना, वहां पर लाल मिट्टी की मात्रा ज्यादा होती है, वहां लाल मिट्टी का ज्यादा निर्माण होता है। ठीक ना, ठीक है, कहता है इसका रंग लाल होता है। किस कारण होता है? लोहांश की उपस्थिति के कारण। ठीक ना, आप जानते हैं लाल मिट्टी में जल योजन के पश्चात रंग पीला होता है। रंग कैसा होता है? पीला हो जाता है। ठीक ना, कहता है लाल मिट्टी में जल योजन के पश्चात, जल का योजन करने के बाद पश्चात किसका रंग कैसा होता है? पीला रंग हल्का देता है। ठीक ना, अब जानते हैं कि लाल मिट्टी भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। कितना हेक्टेयर पर? 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है? लाल मिट्टी पाया जाता है। ठीक ना, लाल एवं पीली मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार के क्षेत्र में भी उपस्थित रहता है। ठीक ना, आपसे बिल्कुल जान गए कि कौन कौन से राज्य में उपस्थित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना, आप जानते हैं कि लेटराइट मिट्टी किसे कहते हैं। लेटराइट मिट्टी के बारे में सभी चीज की जानकारी लेने वाले। ठीक नहीं, देखिए अभी तक में जो भी बच्चा अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं शामिल है, क्रैश कोर्स में बिल्कुल शामिल हो जाए। बहुत बेहतर से आप सभी को पीडीएफ, पीपीटी और वायरल क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक ना, इसलिए आप सभी को बिल्कुल एग्जाम तक हेल्प होने वाला है। इसलिए मत घबराइए कि आधा में छोड़ सकता है डीके सर। इसलिए आप सभी को बिल्कुल व्हाट्सएप पेड ग्रुप में भी ऐड हो जाना है और बिल्कुल संडे आप सभी का जो टेस्ट होता है उसमें जरूर जुड़ना है। ठीक ना, इसलिए आप सभी अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना है, और वीडियो को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना और जानकारी देना। इतना कम फीस में कोई भी आप सभी को इतना बड़ा सुविधा नहीं दे सकते। इसीलिए आप सभी को हम क्या एक तरह से आप सभी को सुविधा देने के लिए, सेवा करने के लिए आए। ठीक है, जो आदमी को इतना बड़ा लूट रहा है ना, इतना बड़ा करके पैसा देके, पैसा लेके, उसको क्या करना है? उन सभी से छुड़ाना है विद्यार्थी को, और क्या करना है? बेहतर कंटेंट देना है कम फी में। ठीक है, उस सब का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी जो हो जाता है ना, किताब का माफिया, पीडीएफ का माफिया, इस तरह से दलालीगिरी इस तरह से हो गया है। ठीक है, इसलिए देखिए किसी का भी कंटेंट उतना खराब नहीं रहता है। सबसे बात है कि पैसा विद्यार्थी पे मतलब कर लेता है ना, उसमें ज्यादा पैसा, क्योंकि देखो पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम यूट्यूब पर देखो कला देता है, यूट्यूब खुद उसको पैसा मिलता है यूट्यूब की तरफ से, तो उसको उतना विद्यार्थी पैसा लेने की क्या जरूरत है? ठगा रहा है, क्या करिएगा? ठीक ना, चलिए जानते हैं कि 10 नंबर में लेटराइट मृदा क्या है। जानते हैं कि 10 नंबर क्या है? लेटराइट मृदा क्या है? ठीक ना, कहता है लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर के शब्द से हुआ है। ठीक ना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईट। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईट। देखिए लेटराइट ग्रीक भाषा क्या होता है? देखिए जो यूरोप देश में जो इस्तेमाल करते हैं ना शब्द या लेटर, इसी को जो शब्द यूरोप देश में इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रीक भाषा कहते हैं, ग्रीक लेटर कहते हैं। इसीलिए कहते हैं लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर्स के शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईट होता है। ठीक है, जानते हैं कि भारत में लेटराइट मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। कितना? 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, देखिए आप लेटराइट मिट्टी में होता है एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्यों होता है? लाल। आपको पता चल गया कि लेटराइट मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ज्यादा होता है और लोहे का अंश उसमें ज्यादा पाया जाता है। ठीक, जिस कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देखो। लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। ह्यूमस की मात्रा नगण्य मतलब कम होता है। ठीक है, बहुत मात्रा कम होता है ह्यूमस की मात्रा। अब जानते हैं कि लेटराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम में भी मिलता है। ठीक, लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलता है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, असम में मिलता है। आप बिल्कुल जान गए कि लेटराइट मिट्टी किस किस राज्य में उपस्थित है। ठीक है, देखो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में लेटराइट मृदा में चाय एवं कहवा का उत्पादन ज्यादा मात्रा होता है। क्या क्या चीज का होता है? चाय एवं कहवा का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है। और कौन सा राज्य में? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। ठीक ना, कौन सा मिट्टी में? लेटराइट मिट्टी में। ठीक,
चलिए जानते हैं नेक्स्ट। कहता है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लेटराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। देखो सब अपना अपना राज्य में अपना अपना अलग तरीका से फसल उगाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जो है ना, वहाँ लेटराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए भी ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। देखिए काजू कितना महंगा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि अब मरुस्थलीय मृदा किसे कहते हैं? मरुस्थलीय मृदा क्या है, किसे कहते हैं मरुस्थलीय मृदा? कहते हैं मरुस्थलीय मृदा शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा शुष्क होता है? ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बालू मिट्टी। जहाँ पर ज्यादा बलुआई मिट्टी होता है ना, बलुई क्षेत्र होता है ज्यादा, वहां पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। मरुस्थलीय मतलब वहां पर पेड़ पौधा बहुत कम रहता है, ज्यादा मात्रा कोई फसल उगाइएगा ना सही उगे मर जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर बालू की मात्रा उसमें ज्यादा पाई जाती है, जिस कारण से इसका मरुस्थलीय क्षेत्र मरुस्थलीय मृदा बोलते हैं। कहता है मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा रंग होता है। कैसा आता है? हल्का रंग लाल होता है या हल्का भूरा होता है, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ होता है? पंजाब होता है, राजस्थान होता है। जहाँ पर देखो मरुस्थलीय कह रहा है, इसे भी जानते हैं मरुस्थलीय प्रसिद्ध कौन सा है? राजस्थान। उसके बगल में क्या है? पंजाब। पंजाब भी है। मरुस्थलीय मृदा पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ और पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में भी पाया जाता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में भी पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा में वनस्पति और उर्वरक का अभाव पाया जाता है, ठीक ना। क्या क्या अभाव होता है? वनस्पति और उर्वरक। उर्वरक कंपोस्ट की मात्रा क्या होता है? कंपोस्ट की मात्रा क्या रहता है? उसमें कम पाया जाता है, ठीक है। कौन सा मिट्टी में? मरुस्थलीय मृदा में, ठीक है। ये बिल्कुल आप सभी को जानकारी लेना चाहिए कि मरुस्थलीय मृदा में ही कंपोस्ट की मात्रा कम रहता है, ठीक। अब जानते हैं मरुस्थलीय मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया जा सकता है। सिंचाई ज्यादा मात्रा में उसको क्या करेगा? पानी दीजिएगा, खाद बीज दिएगा, ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, लेकिन उसको ज्यादा पानी की मात्रा ज्यादा देना पड़ता है। कौन सी मिट्टी में कोई चीज फसल उगाने के लिए मरुस्थलीय मृदा में क्या है? उसका सिंचाई की मात्रा ज्यादा देना पड़ता है, ठीक। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ठीक है। पर्वतीय मृदा जो होता है कहाँ पर ज्यादा पाया जाता है? पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पर पहाड़ के एरिया ज्यादा है वहाँ पर पर्वतीय मृदा ज्यादा निर्भर होता है या ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। देखिए पर्वतीय मृदा के ढलाने पर फलों का बगान एवं नदी घाटी में चावल का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है, ठीक है। सभी क्षेत्रों में कौन सा फसल का उत्पादन किया जाता है? चावल का भी उत्पादन किया जाता है। जहाँ ढलान क्षेत्र रहता है ना पर्वत का, वहां पर किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम सभी और आगे जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भूमि उपयोग को निम्न वर्ग में बांटा गया। भूमि उपयोग को निम्न वर्ग में बांटा गया। देखो भूमि उपयोग को जिससे देखो हम भूमि का उपयोग करते हैं, हर फसल हर एक चीज लगाने के लिए कोई वन लगाता है, कोई फसल कृषि करता है, धान गेहूँ चावल हर एक प्रकार से, ठीक है। उसी का वर्ग जानने वाले कौन कौन से किस चीज में करता है? वन विस्तार, भूमि पर क्या करता है? वन का भी विस्तार होता है, वन का भी उपयोग करता है। कृषि आयोग बंजर भूमि होता है, ठीक है। कृषि आयोग बंजर भूमि है। गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि है। अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि है। अस्थायी चारागाह जहाँ पर मान लो मवेशी को चराने के लिए अच्छा जगह देता है, गौ को चराने लेके गाय को चराने के लिए, ठीक है। बारह बगीचा एवं उपवन में संलग्न भूमि होता है। बारह बगीचा भी बनाता है। कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका उपयोग 5 वर्ष से न हुआ हो, जिसका तो बंजर भूमि क्या आता है? जिसका उपयोग हम 2-4-5 साल से अभी तक उपयोग ही नहीं किए, कृषि में कुछ फसल नहीं होगा, क्या कहता है? कृषि योग्य बंजर भूमि होता है, ठीक है। वर्तमान प्रति भूमि, तो वर्तमान में बहुत सारा आता है, देखो प्रति भूमि तो उसमें कोई फसल नहीं उगाते हैं, ठीक है। क्या होता है? वर्तमान प्रति भूमि होता है। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त वह प्रति भूमि जहाँ 5 वर्ष से खेती ना हुआ हो, उससे पहले खेती होता था, उसके बाद भी खेती हो सकता है, लेकिन 5 वर्ष से खेती नहीं हुआ, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान प्रति भूमि के नाम से भी जानते हैं। शुद्ध बोया गई भूमि, ये भी होता है। जैसे मानो कोई भी चीज फसल बोए, ठीक है, शुद्ध बोया भूमि भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जानने वाले हैं। कहता है कि भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारण निर्धारित करते हैं। भूमि उपयोग के 2 प्रमुख जो कारण उसका उपयोग करते हैं, देखिए कैसे क्या क्या कहता है कि देखो भौतिक कारण, भूमि उपयोग के 2 जो प्रमुख कारण है, क्या क्या है? एक भौतिक कारक है, ठीक ना। एक भौतिक कारक के बारे में जानते था, उसके बाद अगला कारक के बारे में भी जानेंगे। कहता है भूमि आकृति एवं जलवायु तथा मृदा, ठीक ना। और एक कहता है मानवीय कारक जनसंख्या घनत्व प्रौद्योगिकी की क्षमता होता है, ठीक ना। इसमें जानते हैं और कहता है भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? देखो भूमि से संबंधित हम सभी जो भूमि पर रहते हैं उसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, उसका बारे में कुछ जानकारी, छोटा छोटा जानकारी लेते हैं, ठीक है। कहता है भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य।
मतलब भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भाग ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। ठीक है, जैसे देखो 32 लाख वर्ग किलोमीटर बोलो या तो 93% ही पर बोलो, ठीक है, इसमें भूमि का उपयोग है। ठीक है, एक आंकड़ा के माध्यम से बोला था वो भूमि का उपयोग हम सभी करते हैं, और बाकी बात जो लगा 7% बचा, वो 7% भूमि पर उपयोग हम सभी कुछ नहीं कर पाते, ठीक है ना, इसलिए चल जाता है। इसे देखो जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। जैसे भूमि भारत का है, ठीक है, लेकिन देखो इसको कुछ नहीं कर सकते, वे उतना कुछ कर पाता ना हमसे कर पाते। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में जो पाक स्थान है, ठीक है, और चीन अधिकृत, चीन ने जो अधिकार किया वहां पर जो भूमि का जो सर्वेक्षण हम सभी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो भारत के कुल क्षेत्र का 54% भूमि कृषि योग्य है। भारत में कुल जो भूमि है, भारत का कुल भूमि जो है उसमें 54% भूमि पर ही क्या होता है? कृषि होता है। ठीक है, जैसे देखो पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि के 80% भाग पर खेती थे। जैसे राज्य देखो पंजाब जो राज्य, पंजाब और हरियाणा जो राज्य है उसमें लगभग 80% भूमि पर क्या होता है? खेती होता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में क्या होता है? कृषि होता है। यानी कि फसल कब आता है? कृषि क्या होता है? किसान लोग जो खेती करता है तो 10% से भी कम, और पंजाब हरियाणा में 80%। ठीक ना। और आगे जानते हैं, कहते हैं किसी भी देश के पर्यावरण संतुलन रखने के लिए उनके क्षेत्र के 33% भूभाग पर वन विस्तार वांछित है। यदि किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलन रखना है, अच्छा से रखना है, तो कम से कम उसको कितना पर्यावरण चाहिए? भूमि पर 33% भूमि पर उसको पर्यावरण चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। देखो कहते हैं वर्तमान में 20% भूभाग पर वन विस्तार है। वर्तमान में कितना है? 20% भाग भूभाग पर क्या है? वन विस्तार। वन का मतलब कि गाछ वृक्ष पेड़ पौधे लगा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 ईस्वी में बनाया गया। राष्ट्रीय वन नीति कब से बनाया गया? 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि देखो भूक्षरण, भूक्षरण मतलब कि भूमि पर क्षरण क्या है? कहता है भूक्षरण तो मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भूक्षरण। एक जगह दूसरा जगह। चलिए देखिए 17 नंबर में क्वेश्चन। कहता है भूक्षरण के कारण क्या है? कहता है गुरुत्व बल के प्रभाव से कुछ कुछ ऐसा भूक्षरण होता है। ठीक है, उद्योग से निकलने वाले या निकले वाले अपशिष्ट पदार्थ, उद्योग से जो निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, जिस कारण से भूक्षरण भी होता है। इसे देखो विविध प्राकृतिक कारकों जैसे गतिशील जल होता है, ठीक है, पवन हिमानी होता है, पवन होता है, हिमानी होता है, और सामुद्रिक लहरों के द्वारा भी, ठीक है, ये सभी क्या है? मैंने उद्योग से जो निकलता है अपशिष्ट पदार्थ, उसमें भी क्या होता है? मृदा का क्षरण होता है, मतलब बहाव होता है। मानवीय अनुक्रिया जैसे देखो मनोलुमन, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग का कारण था। इससे देखो मनुष्य को भी क्रिया कर रहा है, उसके ज्यादा रासायनिक उपयोग करेगा, उससे मिट्टी क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में घसता है। ठीक है, इसे नोट करिएगा। देखिए खनन के उपरांत उस स्थान का खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ देने के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ है। ठीक है, भूमि का क्या निम्नीकरण हुआ? मतलब मिट्टी का कटाव का मात्रा ज्यादा होता है। उड़ीसा में उन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है। ठीक है, और गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण भूमि के स्तर को क्या है? प्रभावित कर दिया गया। ठीक है, ऊपर छोड़ दिया, उसको कोई भूमि का कोई कृषि कुछ नहीं होता। ठीक है, छोड़ दिया है पशुचारण के लिए। इस तरह से यह कृषि में कुछ मात्रा होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। चलो देखो भूक्षरण, भू संरक्षण, भूमि को संरक्षण कैसे रहता है? भू संरक्षण किसे कहते हैं? कहते हैं मिट्टी के कटाव को रोकना, मिट्टी के कटाव को रोकना तथा मिट्टी के उत्पादकता को बढ़ाना। उत्पादन को क्या करना है? बढ़ाना। इसी को क्या कहते हैं? भू संरक्षण कहते हैं, मतलब भूमि का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, भूमि का संरक्षण, मिट्टी के कटाव को रोकना तथा मिट्टी के उत्पादन को बढ़ाना भू संरक्षण कहलाता है। यह भूमि संरक्षण कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। भू संरक्षण के उपाय क्या क्या है? भू संरक्षण का उपाय क्या क्या है? जैसे फसल चक्रण की तरह, फसल को बार बार चक्रण करिएगा ना, उससे क्या भू संरक्षण का उपाय है। ठीक है, जिससे मिट्टी बनेगा। ठीक है, फसल चक्रण। पहाड़ी क्षेत्रों में समुचित जुताई के द्वारा, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा मात्रा में जुताई करिएगा, उससे क्या मिट्टी का ज्यादा ऊपर, मिट्टी का मात्रा ज्यादा बढ़ेगा। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि के द्वारा होता है। ठीक है, और रसायन का उचित उपयोग के द्वारा, रासायन का यदि उचित उपयोग करेगा उससे भी मिट्टी का संरक्षण क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, संरक्षण मतलब की रक्षा बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानने वाले हैं।
कहता है कि जल क्रांता कैसे कहते हैं, जल क्रांता मतलब कि जल का क्रांत एक जगह कैसे किया जाता है। फिर कहता है अति सिंचाई के कारण भूमि में अत्यधिक जल का जमा होना, अधिक जल का जमा होना क्या कहता है, जल क्रांता कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा भूमि है उसमें फसल उगाए तो उनको बार बार उसको क्या करें, उपयोग करें, मैंने बार बार उसमें जल देना है, सिंचाई करें, उसमें क्या जल जमा हो जाएगा। जल जमा होना ही क्या है, जल क्रांता कहलाता है, क्रांता कहलाता है। अति सिंचाई के कारण भूमि में अत्यधिक जल का जमा होना, अत्यधिक जल का जमा होना जल क्रांता कहलाता है। जैसे समुचित जुताई, समुचित जुताई, ठीक है, उसको जल क्रांता का समुचित जुताई बोलता है। तथा पहाड़ी क्षेत्रों में अपरदन को रोकने के लिए खेत की जुताई वृत्ताकार रूप में की जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में अपरदन को रोकने के लिए, ठीक है, अपरदन को क्या करना है, रोकने के लिए क्या करता है, अत्यधिक वृत्ताकार के रूप में गोल गोल क्या कहता है, जुताई कहते हैं। ठीक है, समुचित जुताई कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, समुचित जुताई या पट्टिका कृषि भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे जानते हैं। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में, पवन अपरदन में जहाँ पर हवा की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, वाले क्षेत्रों में फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित करना पट्टिका कृषि कहलाता है। देखो पवन क्षेत्र जिस क्षेत्र में ज्यादा हवा प्रचलित रहता है उस मिट्टी का ज्यादा ऊपर भागेगा, इस कारण क्या होता है, वहां पर घास की पट्टी के रूप में क्या किया जाता है, पट्टी के रूप में क्या किया जाता है, फसल उगाया जाता है। ठीक है, जिसे घास की पट्टी बनाए तो उसके बीच में फसल उगाया जाता है, इसलिए उसी को पवन पट्टिका कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, पट्टिका कृषि। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित करना, मतलब घास का पट्टिका विकसित करने के अंदर पट्टिका कृषि कहलाता है। ठीक है, चलो फसल चक्रण क्या है, दो खाद्यान्न फसलें के बीच दलहन या तिलहन का फसल लगाना फसल चक्रण कहलाता है। दो खाद्यान्तरण के बीच, दो माना खाद्यान्न फसल के बीच में दलहन या तिलहन का फसल उगाना क्या करना है, फसल चक्रण होता है। एक ही साथ दो फसल उगाना क्या करना है, फसल चक्रण। इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, इस फसल में क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, स्थिरता बना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं। कहता है कि देखो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो अधिक सिंचाई करना। इसका जितना बताना उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई करना। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। आप सभी यदि आप सब्जेक्टिव पढ़े उसके साथ साथ आप सभी खुद बताइए जाइएगा कि सर हम इतने ऑब्जेक्टिव बनाए, इतने को माने। ठीक ना, चलिए जानते हैं सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मरुस्थलीय का विस्तार, राजस्थान। राजस्थान में ज्यादा मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। ठीक ना, कहते हैं मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायन कौन है, एड्रीन है। कौन है, एड्रीन। ठीक है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या आता है, रेगुर मृदा। तभी तुरंत से पढ़े कि रेगुर मृदा आता है। ठीक ना, अभी तक भी अपने दोस्तों को जो शेयर नहीं किया जरूर शेयर करना, और अभी तक में जो भी बच्चे पेड ग्रुप में यानी कि आप सभी क्रैश कोर्स में शामिल नहीं हो, शामिल जरूर हो जाना। ठीक है, देखिए आप सभी के तुरंत दूर तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो लास्ट तक मेरा क्लास को देखा, अपना कीमती समय निकाल के। इसलिए अभी आप सभी एग्जाम नजदीक है, जिस कारण से आपको क्या करना है, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है, रेगुलर पढ़ना है। हाँ, और अभी तक में जो बच्चा क्रैश कोर्स में शामिल नहीं हो, क्रैश कोर्स में शामिल हो जाए, और अभी तक जो बच्चा रेगुलर क्लास नहीं करता तो रेगुलर अब शामिल हो जाए। ठीक है, जब तक नहीं करिएगा एग्जाम नजदीक आ रहा है, इसलिए आप सबको जब तक रेगुलर नहीं बनेगा तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। ठीक, आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।